हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग संविधान की इस श्रृंखला में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या समझेंगे अंतर। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है यहाँ से। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर होते हैं, उसको आज हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए, हम लोग समझते हैं क्या होता है मूल अधिकार और क्या होता है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। दोनों को समझते हैं और सबसे पहले चलिए समझेंगे क्या मूल अधिकार। सबसे पहले यहाँ पे आप एक तरफ बना लीजिएगा मूल अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, और एक तरफ आप बना लीजिएगा यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, और शॉर्ट वे में मेरे भाई इसको बोल देते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और शॉर्ट वे में इसे हम कह देते हैं एफआर, फंडामेंटल राइट। बातें समझ में आई? चलिए, दोनों में अंतर को समझते हैं। दोनों में क्या क्या अंतर होता है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या चीज़ें एग्जामों में पूछी जा सकती हैं, इन सब पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि यह जो मूल अधिकार है कहाँ से लिया गया है, किस भाग में है, क्या क्या चीज़ें इसकी खास बात है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि यह जो आपका मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार, इसका स्रोत क्या है, यह संविधान में कहाँ से लिया गया है, यह संविधान में यूएसए से लिया गया है। बातें समझ में आ रही है? मूल अधिकार का यह जो स्रोत है कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बातें समझ में आई या नहीं? देखिए, यहाँ पे आप समझिएगा मूल अधिकार का किस भाग में वर्णन किया गया है, तो मूल अधिकार भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है, तो यह अनुच्छेद में 12 से लेकर के 35 तक में प्रावधान किया गया है। क्या यह बातें समझ में आई? क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है और क्या स्रोत है इसका। तो मूल अधिकार का स्रोत यूएसए है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल है। ये बातें समझ में आई? देखिए, यह जो मूल अधिकार है, इसे मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात को समझना है कि यह भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। देखिए, एक मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैग्ना कार्टा किसी भी चीज़ का एक बड़ा रूप देना, वही क्या है, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसी भी चीज़ को एक बड़ा रूप दे देना, वही क्या है, मैग्ना कार्टा है। तो यह जो मूल अधिकार है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आइए चलते हैं नीति निर्देशक तत्व में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो नीति निर्देशक, तो यह भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो संविधान में भाग 4 में किया गया है, और यह अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है, तो यह अनुच्छेद में 36 से लेकर 51 तक में शामिल है। क्या यह बातें समझ में आई या नहीं आई? और यह जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, यह कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो इसका जो स्रोत है, इसका स्रोत आयरलैंड है। इसका स्रोत आयरलैंड है। अब बात को इतना सा आप लोग अच्छे से समझिएगा। यह जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार भाग 3 में है। ये इसके क्या हैं, इंपॉर्टेंट डाटा हैं, वन लाइनर डाटा हैं। इसी तरीके से यह जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में शामिल है। और नीति निर्देशक जो तत्व है, इसका स्रोत संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। यह बातें समझ में आई या नहीं आई? यह बातें समझ में आई या नहीं? देखिए, मूल अधिकार क्या होता है, यह नागरिकों को प्रदान किया जाता है।
मूल अधिकार जो होता है यह राज्य के विरुद्ध हम नागरिकों का क्या होता है, अधिकार होता है। जबकि जो डीपीएसपी होता है, नीति निदेशक तत्व होता है, यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान नहीं किया जाता है। चलिए एक एक का अंतर हम लोग समझते हैं। पहला अंतर हम लोग समझेंगे कि ये नकारात्मक एवं सकारात्मक, ये नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों होते हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों होते हैं मूलतः, लेकिन मूलतः यह नकारात्मक होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह जो मूल अधिकार है यह नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों होता है, लेकिन मूलतः यह नकारात्मक होता है। अब कैसे नकारात्मक होता है इसको समझते हैं। देखिए यह जो नकारात्मक की कंडीशन है, जैसे हम कह सकते हैं कि विधि के समक्ष समता या समानता। जो विधि के समक्ष समता है, कानून की नजरों में जितने व्यक्ति हैं सभी क्या होंगे, समान होंगे। तो कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, इससे राज्य आपको वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि यह राज्य को कुछ मामलों में कार्य करने से रोक रहा है या नहीं। मतलब बात समझ पा रहे हैं या नहीं। यह राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। बात को समझिएगा एग्जाम्पल में। जैसे क्या है कि विधि के समक्ष समता है, ये आपका एग्जाम्पल समझना है। इसी तरीके से लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता। इसी तरीके से उपाधियों का अंत। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। देखिए हम आपको मेन चीज आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि यह सकारात्मक होता है और नकारात्मक होता है, लेकिन प्रायः यह क्या होता है, मूलतः यह नकारात्मक होता है, क्योंकि राज्य को कुछ मामलों में कार्य करने में प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे हमने कहा विधि के समक्ष समता है, कानून के नजरों में सभी व्यक्ति समान हैं। तो कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, अनुच्छेद 14 कहता है, लेकिन इससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो विधि के समक्ष समता का उल्लंघन हो। बातें समझ में आई। तो कानून की नजरों से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में अवसर की समता, जो सरकारी नौकरी है, इससे राज्य क्या करेगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे आपका क्या, अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो। उपाधियों का अंत, मतलब उपाधि को नहीं दिया जाएगा। ये सब क्या है, ये सब राज्य को प्रतिबंध लगा रहा है या नहीं, इसलिए यह मूलतः क्या होता है, नकारात्मक होता है। मेरे दोस्त क्या यह बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यह नकारात्मक क्यों होता है, क्योंकि यह सरकार को कुछ कामों के लिए प्रतिबंध लगाता है। बातें समझ में आई। चलिए अब डीपीएसपी के बारे में समझते हैं। दूसरी बात क्या है, यह सकारात्मक होते हैं, यह सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्य के कुछ मामलों में कार्य करने से प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल में समझना है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल आपका है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन देना,
वेतन, समान कार्य के लिए। इसी तरीके से है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, संहिता। इसी तरीके से संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण। कहने का मतलब यह है कि यह जो नीति निर्देशक तत्व होता है यह सकारात्मक होता है और राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये है डीपीएसपी की क्या पहली विशेषता। मतलब यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका मतलब यह है कि सकारात्मक है कि नहीं कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए और संसाधनों का समान वितरण हो। ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, सकारात्मक ही तो हैं। तो इन सब मामलों पर यह सकारात्मक है। इन सभी मामलों पर डीपीएसपी क्या करेगा, राज्य को क्या करेगा, एक तरीके से राज्य के मामलों में कार्य करने में क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या दोनों बातें समझ में आई? चलिए अब अगली बात समझते हैं। अगला क्या है, अगला यह होता है ए न्यायोचित होते हैं, ये न्यायोचित होते हैं, न्यायोचित या वाद योग्य होते हैं, न्यायोचित या वाद योग्य होते हैं, वाद योग्य होते हैं। जबकि यह जो आपका डीपीएसपी है यह गैर न्यायोचित होता है, गैर न्यायोचित होता है या आप कह सकते हैं वाद योग्य नहीं होता, वाद योग्य नहीं। बात को समझना है। यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो वह व्यक्ति न्यायालय द्वारा उसे लागू करवा सकता है। बातें समझ में आई? क्या समझाना चाह रहे हैं, यह न्यायोचित है मतलब वाद योग्य है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय द्वारा उसे लागू करवा सकता है। जबकि आपका यह राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व होता है यह गैर न्यायोचित है, मतलब नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन पर या हनन पर आप न्यायालय जा करके वाद विवाद नहीं कर सकते, या इसे आप कह सकते हैं यह वाद योग्य नहीं होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? शायद नहीं होगी। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। यह बातें समझ में आई या नहीं? देखिए अगली बातें क्या है, ये व्यक्तिगत कल्याण के लिए, ये व्यक्तिगत कल्याण के लिए होते हैं, जबकि ये आपके ये समुदाय के कल्याण के लिए होते हैं, ये समुदाय के कल्याण के लिए होते हैं। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, जबकि ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। चलिए बात को समझिएगा कि ये व्यक्तिगत कल्याण क्या है और ये सामुदायिक कल्याण क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए यह जो व्यक्तिगत कल्याण है, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हमें क्या करना है, जैसे लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, ये मेरा व्यक्तिगत कल्याण है। हम लोगों का क्या एक व्यक्तिगत अधिकार है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत कल्याण है। हमें घूमने की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत अधिकार है। संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हम लोगों का व्यक्तिगत अधिकार है। इसका मतलब यह है कि यह जो मूल अधिकार है ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। बातें समझ पाए या नहीं समझ पाए? बातें समझ में आई या नहीं? अब चलिए समझते हैं, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा, कर्मकारों को उचित मजदूरी, कर्मकारों को उचित मजदूरी दी जाएगी। ये आपका क्या है, यह एक समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन करता है। मतलब यह कर्मकारों को उचित मजदूरी देगा, समान कार्य के लिए समान वेतन देगा और यह संसाधनों का समान वितरण करेगा।
इसका मतलब यह है कि यह समुदाय के कल्याण को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। जैसे हमने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका मतलब यह क्या है, समुदाय के कल्याण का प्रोत्साहन दे रहा है। यह कर्मकारों की उचित मजदूरी की बात कर रहा है, इसका मतलब समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन। संसाधनों का समान वितरण हो, ये समस्त चीजें समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन देती हैं। जबकि यह व्यक्तिगत कल्याण जो होता है, यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है मूल अधिकार, और इस मूल अधिकार में किसी भी व्यक्ति को लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, और इसी तरीके से बोलने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है। तो मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण से रिलेटेड होता है या व्यक्तिगत कल्याण को बताता है। यहां तक बातें समझ में आई, नोट कर लीजिए। इसके बाद अब आगे चलते हैं। मूल अधिकार, इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना। जबकि इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह बातें समझ में आई या नहीं? देखिए, इसका क्या प्रमुख उद्देश्य होता है, जो मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार का प्रमुख उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना। जबकि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य होता है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को क्या करना, बनाए रखना। बातें समझ में आई या नहीं? चलिए अब दूसरा चलते हैं। इसमें दूसरा देखिए क्या है, इसमें दूसरा, इसको लागू करने के लिए, मतलब मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोई विधान की आवश्यकता नहीं है। कोई विधान का मतलब है कि मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, कोई कानून की आवश्यकता नहीं है, मूल अधिकार स्वतः लागू होते हैं। तो चलिए समझते हैं, इसको लागू करने के लिए कोई विधान की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतः लागू होते हैं। बातें समझ में आ रही है नहीं? यह जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं है, किसी विधि को बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। आप ऐसे समझिए, जैसे मेरा मूल अधिकार है क्या, कहीं घूमना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कहीं पे जाकर के बस जाना। क्या हमने कभी इसको लागू करवाने का प्रयास किया? नहीं किया ना। हम बचपन में जब जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े होते गए, मूल अधिकार मिलता गया। क्या मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए आप लोग कभी कहीं गए? नहीं गए ना। यह स्वतः लागू हो जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपको बोलना है तो चलिए सबसे पहले विधि के अंतर्गत कानून लागू करवाइए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति का जो मूल अधिकार होता है वह स्वतः लागू हो जाता है, इसे किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं होती है। बातें समझ में आई? अब चलिए फंडामेंटल राइट की तरफ नीति निर्देशक तत्व की तरफ। देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, इसको नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। विधान की आवश्यकता होती है। ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। समझिए,
राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व को स्वतः लागू नहीं किया जाता है। इसको लागू करने के लिए नियम कानून बनाना पड़ता है, विधान की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले जैसे है पंचायत का गठन। जैसे हमने कहा पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन किया गया है, डीपीएसपी के अंतर्गत किया गया है, भाग 4 के अंतर्गत किया गया। लेकिन क्या पंचायत के गठन को स्वतः लागू किया जा सकता है? इसमें फिर क्या किया गया कि पंचायत के गठन को लागू करने के लिए क्या बनाना पड़ा? कानून बनाना पड़ा। क्या मेरी बात को स्पष्ट समझ पा रहे हैं या नहीं? जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे मान लीजिए समान नागरिक संहिता है, तो समान नागरिक तो संहिता है ही है, समान नागरिक संहिता। तो यह जो समान नागरिक संहिता है, इसको लागू करने के लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ऐसा करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो मेरे भाई यही है आपका क्या, यही है आपका, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, यह स्वतः लागू नहीं होते हैं। इसको लागू करने के लिए हमें कानून बनाने की आवश्यकता होती है, जबकि मूल अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी कानून को बनाने की आवश्यकता नहीं होती, विधान की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। क्या यह अंतर आप लोग अच्छे से समझ पाए? चलिए लास्ट आपका एक और समझ लेते हैं। एक आपका और क्या है, जैसे मान लीजिए कोई विधि का निर्माण किया गया, कोई कानून बनाया गया, ठीक ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी विधि, कोई भी कानून बनाया गया फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो जैसे मान लीजिए किसी भी विधि का निर्माण किया गया और वह विधि मूल अधिकार का हनन कर रही है, तो किसी भी ऐसी विधि का निर्माण आप नहीं करेंगे जिससे मूल अधिकार प्रभावित हो। अगर इस तरीके का कोई भी कानून मूल अधिकार को प्रभावित करता है, तो यह न्यायालय को अधिकार है कि उस तरीके की बनाई गई विधि को अवैध घोषित कर दे या गैर संवैधानिक घोषित कर दे। मतलब मूल अधिकार के हनन से संबंधित कोई भी विधि बनाई जाएगी, वह विधि शून्य मानी जाएगी। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। बातें समझ पा रहे हैं? जबकि यदि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन पर अगर उल्लंघन होता है, कोई ऐसी विधि बनती है, इस मामले में न्यायालय द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ रही है? नहीं? इसी को चलिए समझ लेते हैं। किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। अवैध या गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। अवैध या गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकार, जैसे मान लीजिए आप किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेंगे जिससे मूल अधिकार प्रभावित हो। अगर मूल अधिकार को कम करने वाली ऐसी कोई विधि का निर्माण किया जाएगा, ऐसी विधियां शून्य समझी जाती हैं। मतलब वही बातें हैं आपका कि किसी भी व्यक्ति के यदि मूल अधिकार का हनन हो रहा है, यदि कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो ऐसी विधि, ऐसा कानून माननीय न्यायालय द्वारा क्या कर दिया जाएगा? अवैध घोषित कर दिया जाएगा या इसे गैर संवैधानिक करार दे दिया जाएगा। क्या यह बातें अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? नहीं? क्या इस बात को आप लोग अच्छे से समझ पाए? नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करने वाली नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली विधियों को न्यायालय द्वारा अवैध या गैर संवैधानिक घोषित नहीं कर सकता।
गैर संवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। बात को समझ पाए या नहीं? मतलब क्या है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का यदि क्या होगा, ऐसी कोई विधि बनाई जाएगी जो मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, वह विधियां न्यायालय द्वारा अवैध घोषित हो जाएंगी। जबकि नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर, इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इस विधि को अवैध या संवैधानिक, गैर संवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। क्या बातें समझ में आई? अगर आप लोगों को मेरे भाई यह क्लास फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की जो क्लास है, यह डिफरेंट को बताने का प्रयास किया गया है। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसको झूम के शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह कमेंट एक मोटिवेशन का काम करता है। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह जो आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बताया गया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट बताने का प्रयास किया गया है। कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, सभी एग्जामों के लिए सहायकपूर्ण होगा। ओके, थैंक यू।